everyone, welcome back to the next class of our batch परिणाम 1.0। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मेनली हमें किस किस एनिमल्स का पढ़ना है, हमारी एनसीईआरटी में है बच्चों अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमन बीइंग। हमें इन तीनों के न्यूट्रिशन देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में मैं आपको बता दूं तो क्या होता है बच्चों, जो प्रोसेसेस होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। ये जो हमारे स्क्रीन में 5 प्रोसेस दिख रहे हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। यही वाले स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंजेशन से। इंजेशन यानी कि खाना खाना। पहला स्टेप्स क्या होता है, खाना खाना। इसके बाद है बच्चों डाइजेशन, जो हमने खाना खाया है उसका टूटना और एनर्जी बनना, ठीक है। अब जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एनर्जी की क्या क्या जरूरत होती है, आई होप आपने पढ़ा होगा। इसके बाद डाइजेशन के बाद बच्चों जो फूड हमारा कॉम्प्लेक्स, जो हमारा फूड है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया है, ठीक है। अब टूटा क्यों है, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो इसलिए अगला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, जिसमें न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं बॉडी के द्वारा, ठीक है। अब एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, हमारे ब्लड में पास, ब्लड स्ट्रीम में वो क्या बोलते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं और पूरे बॉडी पार्ट में पूरे बॉडी सेल्स को मिलते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद है बच्चों एसिमिलेशन, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी पार्ट्स को मिल गए, हमारे सेल्स को मिल गए, अब वो उसका क्या करेंगे बच्चों, उसका वो एनर्जी बनाएंगे। अब एनर्जी किस में यूज होगी, ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट, ठीक है। बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर और डेवलपमेंट में उसका यूज होगा। इसके बाद है हमारा लास्ट इजेशन। इजेशन की बारी, यानी कि जो हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है, ठीक है, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो तो एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। अब जिसको जरूरत नहीं है उसको बॉडी से निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, इजेशन, ठीक है। ये आपको एकदम फ्लो में याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अगर आपको एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में कंफ्यूजन होती है तो बच्चों याद रखना, जैसे हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं ना, तो बी पहले आता है बच्चों, ठीक है। एस से पहले क्या आता है, बी, तो इसलिए थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आई होप बाकी स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बच्चों अमीबा और पैरामीशियम का, ठीक है। अब अमीबा और पैरामीशियम का मैं आपके लिए ना टेबुलर फॉर्म में लाई हूं, जिससे आपको इजी हो जाए याद करने के लिए। अब टेबल फॉर्म में इसलिए है क्योंकि बच्चों क्या होता है ना, अमीबा और पैरामीशियम में सिर्फ एक ही स्टेप, जो हमने पहला स्टेप पढ़ा ना इंजेशन, सिर्फ उसी का डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सिमिलर होता है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कैसे शुरू होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ड्रॉइंग के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रीन है। अब जैसे हम शुरू करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था बच्चों, इंजेशन, ठीक है। ये है हमारा इंजेशन। अब बच्चों इंजेशन कैसे होगा, देखो सबसे पहले मैं आपके लिए अमीबा बना देती हूँ, दूसरा पेन का यूज करते हैं हम, ठीक है। ये है हमारा अमीबा। और अमीबा कैसा होता है बच्चों, यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर के साथ साथ शेप कैसी होती है इसकी, इर्रेगुलर। ये मैंने बनाया ना, ये इसकी इर्रेगुलर शेप। अब हम बनाएंगे इसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ये इसके अदर फूड वैक्यूल्स, ठीक है, ऐसा ऐसा। तो ये है हमारा अमीबा। अब जैसे क्या होगा बच्चों, अगर इसके पास इसको कुछ फूड पार्टिकल दिखेगा, ठीक है, जैसे ये है फूड पार्टिकल, अब इसको क्या करना है, इसे इंजेस्ट करना है। तो ये कैसे करेगा बच्चों, ये क्या करता है बच्चों, अमीबा खाने को खाने के लिए अपने यहां से डेवलप करता है, ओह सॉरी, ग्रीन। तो बच्चों ये ऐसे स्यूडोपोडिया बनाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ये हमारा फूड पार्टिकल। अब क्या करेगा ये, इसको, ये जो हमारे स्यूडोपोडिया डेवलप हो रहे हैं ना, ये इसको घेरेगा, अपने फूड पार्टिकल को ये घेरेगा ऐसे, ठीक है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। तो ऐसे करके बच्चों ये पूरा ऐसे 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 एनगल्फ हो जाता है, ठीक है। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके थ्रू होता है, फैगोसाइटोसिस।
फैगोसाइटोसिस यानी कि सेल फीडिंग, ठीक है, सेल उसको खाने को फीड करता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा आ जाएगा इंजेक्शन के बाद हमने बच्चों पढ़ा था, ओ सॉरी, इंजेक्शन के बाद था हमारा डाइजेशन। बोर्ड में लिखा नहीं जा रहा है बट सेकंड स्टेप है बच्चों हमारा डाइजेशन। अब डाइजेशन कैसे होगा, जो हमारा अमीबा है में क्या होगा, ये हमारा अमीबा है, ये क्या खा चुका है बच्चों, फूड पार्टिकल इसने एनगल्फ कर दिया है। एनगल्फ यानी कि अंदर घुट लेना, ठीक है। अब फूड पार्टिकल इसकी बॉडी के अंदर आ गया है। जैसे ही फूड पार्टिकल बच्चों अंदर आता है तो अमीबा में क्या डेवलप होता है, फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल इस फूड के ऐसे आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब ये फूड वैक्यूल यहाँ पे आ गया है। इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, इसके बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे वो इसमें एक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूं एंजाइम एक्शन, ठीक है। इस तरह से सारे जो सेल के पास एंजाइम्स होंगे वो इसको डाइजेस्ट करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा अमीबा है और मैं फूड वैक्यूल की लेबलिंग कर देती हूँ। ये हमारा क्या बन गया है, फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल, ठीक है। अब फूड वैक्यूल को बच्चों हम क्या बोलते हैं, टेम्पोररी स्टमक भी बोलते हैं, ठीक है। फूड वैक्यूल के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि फूड वैक्यूल सिर्फ तभी बनता है जब खाना सेल के अंदर आता है, ठीक है। जब अमीबा सूडोपोडिया के थ्रू अपना खाना एनगल्फ करता है तभी आपका सूडोपोडिया डेवलप होता है। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। अब जो खाना डाइजेस्ट किया है उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है ना। तो कैसे होगा वो खाना एब्जॉर्ब, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, ठीक है। अब जो हमारा ये अमीबा है, इरेगुलर और यूनिसेल्युलर हमारा अमीबा, इसमें जो खाना आया है अब उसको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। फूड वैक्यूल बना देते हैं, फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेशन हुआ है, ये हमारी फूड वैक्यूल। अब जो हमारा खाना है वो टूट चुका है सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो अब इसने क्या करना है बच्चों, बाहर एब्जॉर्प्शन के लिए जाना है। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स हमारे आ चुके हैं, इस तरह से हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप है हमारा बच्चों एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट आए हैं ना बच्चों, एसिमिलेशन, जो हमारे ये न्यूट्रिएंट्स आए हैं अब जो सेल ने इसको यूज किया है किसके लिए, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन ग्रोथ। तो इससे क्या होगा बच्चों, जो अमीबा का साइज है आपको बड़ा दिखेगा, मतलब उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। जैसे ये अमीबा था अब इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं। ये इसकी रेगुलर शेप, ये इसका न्यूक्लियस और बाकी अदर वैक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह से अमीबा का क्या हो गया है, अमीबा ग्रो इन साइज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या हो गई है बच्चों, सेल ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन हो गया है, यहाँ पे लेबल कर देते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके साथ ही हमारे कितने स्टेप्स हो गए हैं,
इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमुलेशन, और इसके बाद एक हमारा क्या रह गया लास्ट स्टेप, इजेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वहां पे जगह नहीं है। तो हमारा लास्ट स्टेप आ गया यहाँ पे इजेशन। अब बच्चों इजेशन कैसे होगा, सेल ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो चुका है, इसके बाद जो हमारा अमीबा है यूनिसेल्यूलर और इरेगुलर शेप्ड, अब क्या होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस है, बाकी मान लो इसका जो वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर बना, ठीक है, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अब वो कहीं पर भी जैसे मान लो यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा हमारा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा, अब बाहर निकालना है तो ये क्या करता है बच्चों, सेल के सरफेस में आ जाता है, किसी भी सेल सरफेस में आ जाएगा ये, ठीक है, इसके पास कोई स्पेशल ओपनिंग वगैरह नहीं है, जहां पे भी हमारा ये अनडाइजेस्टेड फूड है जो कलेक्ट हुआ, अब यहाँ से क्या होगा, सेल वॉल थोड़ी सी टूट जाएगी, ठीक है, लेट मी रेज इट, हल्का सा तो बहुत ज्यादा कर दिया, वेट, यहाँ से ऐसे सेल वॉल टूट जाएगी और जो हमारा वेस्ट होगा वो सेल की सरफेस से वेस्ट का रिमूवल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इजेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया अमीबा में, ठीक है। ये तो मैंने आपको बच्चों ऐसे समझाया है डायग्राम के थ्रू, ठीक है, नोट्स की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैंने दोनों का आपके लिए बहुत एकदम शॉर्ट नोट बनाए हैं जो मैं अभी आपको आगे दूंगी। फिलहाल मैं आपको ऐसे डायग्राम के थ्रू समझा रही थी कि प्रोसेस में क्या होता है। जैसे हम स्यूडोपोडिया मेंशन करना भूल गए, ये अमीबा ने क्या निकाला है बच्चों, स्यूडोपोडिया, अभी मैं लिख देती हूँ, स्यूडोपोडिया। आपको ये ध्यान से सुनना है क्योंकि बच्चों इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है आपने इग्नोर करना है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा अमीबा का पूरा हो चुका है, क्या पूरा हो गया है बच्चों, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। इसके बाद आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा हमारी स्क्रीन पे, दैट इज किसका है, ये पैरामीशियम का, ठीक है। अब पैरामीशियम में क्या होता है बच्चों, एक इसमें ये नहीं आएगा, तो पैरामीशियम की आपको शेप दिख रही होगी, कैसा शेप दिख रहा है इसका, स्लीपर की तरह। अब इसकी खास बात ये है बच्चों, अमीबा और पैरामीशियम में सिर्फ इंजेक्शन जो हमारा स्टेप है ना, सिर्फ इसी में डिफरेंस होता है, बाकी इसमें किसी चीज का डिफरेंस नहीं है, बाकी सेम ही होता है। फूड अंदर एंटर होगा, फूड वैक्यूल बनेगी, फिर साइटोप्लाज्म में एंजाइम आएंगे, वो फूड वैक्यूल का जो फूड आया है उसको क्या करेंगे बच्चों, डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वही एब्जॉर्प्शन, असाइमुलेशन और इजेशन, ठीक है। इसमें जो अलग बातें हैं मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ। जैसे ये आपको स्क्रीन पे आई होप दिख रहा होगा क्लियरली, ये है बच्चों इसका ओरल ग्रूव, ठीक है, ओरल ग्रूव, ओरल इज रिलेटेड टू माउथ, तो इट इज, ये क्या हो जाएगा, इसका माउथ हो जाएगा। आपको एक ऐसी इसमें स्पेशल ओपनिंग दिखेगी, ये इसका बच्चों होता है एनल पोर, ये हमको अमीबा में देखने को नहीं मिला था, ठीक है। अमीबा की किसी भी सरफेस से हमारा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है, इसका एनल पोर से होता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा देती हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये है फूड वैक्यूल, ठीक है, जो सिर्फ कब बनती है, जब फूड एंटर होता है किसमें बच्चों, सेल में, तो ये हमारी क्या है, फूड वैक्यूल, ठीक है। इसके बाद इसका एक बहुत ही स्पेशल और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है विच इज, पूरे जो हमारा पैरामीशियम है उसकी बॉडी में टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। सीलिया किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में। अब मैं आपको समझाऊंगी, एक बार मैं इसकी सीलिया बना दूं इसके डायग्राम में, ठीक है, खुद ही इरेज हो गया। इसके पूरे बॉडी में ना बच्चों, ये रहा, आपको ऐसे सीलिया देखने को मिलेंगे, ये ना टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बाल होते हैं। अब इसका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्या फंक्शन है, देखो ध्यान मेरी तरफ, ठीक है। सीलिया क्या होता है, छोटे छोटे इसमें हेयर की तरह स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। पैरामीशियम पानी में रहता है, अब इसको खाना खाना है,
खाना ये कैसे लेकर आएगा अपने माउथ तक? इन सीलिया के थ्रू। जैसे बच्चों घर में झाड़ू होता है ना, झाड़ू से आप जो कबाड़ा होता है वो अपने हिसाब से जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में जाते हैं। तो इसी तरह सीलिया भी ऐसे स्वीप करता हुआ, जो इसका जो भी हमारा फूड, इसको फूड मटेरियल जो भी मिलेगा उसको पानी में क्या करता है, ऐसा धकेलता हुआ अपने माउथ तक लेकर आता है, ठीक है, अपने ओरल ग्रूव तक लेकर आता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। जैसे मान लो इसको यहाँ पे बनाए बच्चों, यहाँ पे फूड मिल गया, ठीक है। ये जो फूड पार्टिकल है ये अब ओरल ग्रूव के थ्रू अंदर एंटर होगा, ठीक है। एंटर किसके थ्रू हुआ बच्चों? सीलिया ने इसकी हेल्प करी। अमीबा में किसने हेल्प करी? स्यूडोपोडिया ने, ठीक है। स्यूडोपोडिया ने इसको हेल्प किया है क्या बोलते हैं, फूड को लाने में। इसमें सीलिया ने इसको हेल्प किया है, ठीक है। अब जैसे ही फूड एंटर होगा दोबारा से हमारा ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। ये क्या है बच्चों? फूड वैक्यूल, ठीक है। इसके अंदर फूड होगा, फिर इसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, इसके बाद सॉरी क्या होगा? डाइजेशन होगा। डाइजेशन में अंदर क्या चले जाएंगे? एंजाइम्स चले जाएंगे जो डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट जब एक बार डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगे, तो साइटोप्लाज्म में वापस सारा डिफ्यूज हो जाएगा न्यूट्रिएंट, सेल को मिलेगा, सेल की ग्रोथ होगी, और जो इसका अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? एनल पोर के थ्रू क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम के फॉर्म में मैंने आपको समझाया। अब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बच्चों, आपको इसको नोट्स के फॉर्म में भी मैं सारा लेकर आई हूं, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म में इसलिए बनाया है सो दैट ये आपको इजी टू रिमेम्बर हो, ठीक है, एकदम क्विक रिवीजन लग जाए। अब जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले अमीबा और पैरामीशियम के बारे में, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों शो करते हैं। अब इंजेशन हमने पढ़ लिया। अमीबा क्या यूज करता है बच्चों? स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट भी बोलते हैं। फॉल्स फीट से आप क्या समझते हो? फॉल्स यानी नकली, फीट यानी पैर, ठीक है, वो उसके नकली पैर होते हैं। वो उसको खाना खाने, न्यूट्रिशन इंजेशन में हेल्प करते हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसी तरह से पैरामीशियम के पास क्या होता है? पैरामीशियम के पास होता है बच्चों सीलिया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। वो क्या होते हैं? टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद फूड इनटेक, फैगोसाइटोसिस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। फैगोसाइटोसिस यानी कि सेल फीडिंग, ठीक है। तो वो क्या करता है? सेल क्या करता है? पूरा खाना अंदर निगल लेता है। तो ये अमीबा में देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये अपने आप ही रेज हो गया, बट मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। तो अमीबा में कैसा होता है फूड इनटेक? फैगोसाइटोसिस। और हमारे सीलिया में ओरल ग्रूव होता है, ठीक है। सॉरी, हमारे पैरामीशियम में ओरल ग्रूव होता है। जो ओरल ग्रूव में खाना कौन लेकर आता है? हमारा सीलिया हेल्प करता है खाना लाने में। इसी तरह से फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल सिर्फ तभी बनेगा जब खाना अंदर एंटर करेगा। इसके बाद है डाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको समझा ही दिया था। एंजाइम साइटोप्लाज्म से आएंगे, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट होगा, फिर वो सिंपल न्यूट्रिएंट में बन जाएगा, फिर एब्जॉर्प्शन के लिए वो बाहर डिफ्यूज हो जाएगा। इसके बाद असाइमिलेशन में एनर्जी ग्रोथ, सेल की एनर्जी, सेल यूज कर एनर्जी बनाएगा, सेल की ग्रोथ होगी, फिर उसमें जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा वो इजेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब इसमें सेम एज अमीबा लिखा है, यानी कि जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। इसी तरह से हमारा अमीबा और पैरामीशियम का न्यूट्रिशन बच्चों पूरा होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप आपको ये नोट्स में हेल्प करे और एकदम इजी टू रिमेम्बर है। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट होता है तो आप जरूर पूछिएगा, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में है बच्चों, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, आपको अपनी बुक में देखने को मिल जाएगा। मैंने ये आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे दे दिया है। तो ये स्टेप्स फॉलो करेगा। ये हमारा पैरामीशियम, ये वो वाला पैरामीशियम है जिसमें आपको सीलिया भी दिख रहा है, ठीक है। ये जस्ट फॉर रेफरेंस है कि ऐसा ऐसा होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा तीसरा न्यूट्रिशन, किसमें? ह्यूमंस में। ह्यूमंस यानी कि हम। तो ये तो होना चाहिए ना बच्चों आपके लिए इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है? खाना तो आप लोग बच्चों रोज खाते ही होंगे ना, लेकिन कभी सोचा है कि ये डाइजेस्ट कैसे होता है? तो आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा, एक बार मैं आपको डायग्राम से वो दे देती हूँ रेफरेंस, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? प्रोसेस सबके सेम रहेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रही होगी यहाँ पे टंग मेंशन किया है, और यहीं पे बच्चों सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। इंजेशन किसके थ्रू होता है? माउथ के थ्रू होता है, ठीक है। हमारे पास क्या ऑर्गन है? माउथ है। यहाँ पे ऐसे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं,
यहाँ पे भी होता है। अब माउथ है बच्चों, माउथ को हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी भी कहते हैं। अब माउथ के पास क्या क्या है बच्चों, टीथ है, टंग है, और जो मैंने डायग्राम में लेबल किया दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसे डाइजेशन स्टार्ट होगा, कौन खाना कब कहाँ कैसे जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमने खाना खाया बच्चों, वो क्या होगा, हमारे फूड पाइप में जाएगा, ठीक है। कौन हेल्प करेगा, कैसे जाएगा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ खाने को डालेगा, हमारे स्टमक में। स्टमक आप सब समझते होंगे, स्टमक कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, हमारे लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक से कहाँ जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है रिमूव हो जाएगा। अब खाना तो इधर इधर गया है, बाकी हमारे कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन भी दिख रहे हैं। अब इनका क्या रोल है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। तो बच्चों सबसे पहले लिखा है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो मेन चीज होते हैं, दैट इज एक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा उसके साथ क्या होता है बच्चों, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से शुरू हो जाती है और कहाँ जाके खत्म होती है, एनस में, ठीक है। एक अडल्ट जो हमारा ह्यूमन होता है उसमें लगभग हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल लगभग 9 मीटर्स की होती है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल कैसे होता है, पाइप की तरह होता है, ठीक है। ये एक पाइप जैसे ये दिख रहा है ना आपको, माउथ से शुरू होके एनस में खत्म हो रहा है, तो एक पाइप की तरह है इसके साथ। लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ हमारा क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है, उसके साथ भी और चीज है। उसके साथ क्या लिखा है बच्चों, एसेसरी ग्लैंड्स। जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि क्या है हमारे, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास, 3 तरह के एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब इनका क्या, इनमें क्या होता है बच्चों, इनको एसेसरी क्यों बोलते हैं, एसेसरी यानी कि बच्चों ये सपोर्ट करते हैं डाइजेशन में। खाना इनके इनमें नहीं जाता है, हमारा एसेसरी ग्लैंड है यहाँ पे, और हमारा क्या बोलते हैं लीवर है, लीवर के बाद पैनक्रियाज है। खाना मैंने जब खाना जाने का मैंने मूवमेंट बताया तो ये नहीं बताया कि लीवर में भी जाएगा फिर पैनक्रियाज में जाएगा, नो। ये क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ये ऐसी ऐसी सिक्रीशन करते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड जो हम खाते हैं उसको सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए ऐसी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो हेल्प करे। तो इनका क्या है, सपोर्ट करना डाइजेशन में और हेल्प करना, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं एसेसरी ग्लैंड सिर्फ 3 है, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल जो मैंने आपको डायग्राम में बताया माउथ से शुरू होगा, ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। फूड पाइप के बाद स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, ठीक है। और हेल्प कौन करेंगे, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो स्टेप्स तो बच्चों सब में सेम ही रहेंगे, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, असाइमिलेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्यों, क्योंकि बी पहले आता है, ठीक है। ये याद रखने के लिए। एब्जॉर्प्शन के बाद असाइमिलेशन, फिर इजेशन, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है बच्चों, इंजेशन होता है, खाना हम खाते हैं। इंजेशन के लिए हमारी बॉडी में क्या है, हमारे पास एक ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, माउथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम माउथ के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। इंजेशन हो गया, हमने खाना खा लिया, इंजेशन वाला स्टेप कंप्लीट। इसके बाद कौन सा स्टेप, डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन कहां से शुरू होता है, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, माउथ। तो इसका मतलब डाइजेशन कहां से शुरू हो गया, माउथ से शुरू हो गया। सबसे पहले एक बार माउथ के बारे में देख लेते हैं कि माउथ के पास क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी होगा। ये है हमारा माउथ, इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है बच्चों, टीथ दिख रहा है, ठीक है। टीथ के साथ टंग, टंग के साथ क्या है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये जो येलो येलो पार्ट में ना, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। आप शुरू करते हैं, क्या लिखा है बच्चों, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिंस इन माउथ। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए, टीथ नंबर 1 हमें क्या याद रखना है, टीथ। टीथ किस में हेल्प करते हैं बच्चों, खाने को तोड़ने में, चबाने में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, खाने को तोड़ेगा, चबाएगा, तो यानी कि किस में हेल्प कर रहा है, फिजिकल डाइजेशन। तो टीथ किस में हेल्प करते हैं, फिजिकल डाइजेशन में। इसके बाद हमारा क्या पढ़ रहे हैं हम बार बार, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, सलाइवा, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, जो हमारे माउथ के अंदर वाटरी लिक्विड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा, ठीक है। वो किस किस में हेल्प करता है, हमारी बक्कल कैविटी को वेट रखने में हेल्प करता है। इसके साथ ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, सलाइवरी अमाइलेज।
सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज का क्या रोल है? जो हम खाना खाते हैं ना बच्चों, जैसे कि स्पेशली जो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, ठीक है, तो उसमें क्या था? कार्बोहाइड्रेट, बाकी क्या होते हैं? प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? खाने में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है किसके फॉर्म में? क्या लिखा है? स्टार्च। तो इसको हम साइड में लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टार्च किसकी फॉर्म है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है, ठीक है। कहानी की तरह सुनना है। कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? स्टार्च की, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। हमारा जो सलिवरी ग्लैंड है क्या सीक्रेट करता है? सलाइवा। सलाइवा में क्या प्रोड्यूस है? क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज। अब जो स्टार्च जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाने से लिया है, ठीक है, स्टार्च किस किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? हमारी रोटी में मिल जाएगा, आलू में मिल जाएगा, और ऐसे दूसरे कंपाउंड्स में, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखिए। अब वो क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट यानी तोड़ता है। एंजाइम किस में हेल्प करता है? तोड़ने में। क्या किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज। माल्टोज इज अ टाइप ऑफ, ये क्या है बच्चों? एक तरह की हमारी सिंपल शुगर है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया? माउथ में, सिंपल शुगर में, ठीक है। किसने हेल्प करी है? सलाइवरी अमाइलेज। अब एंजाइम क्या है बच्चों? एक तरह का क्या है? केमिकल है, ठीक है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो किस में हेल्प कर रहे हैं? केमिकल डाइजेशन में, ठीक है। टीथ ने किस में हेल्प किया बच्चों? फिजिकल डाइजेशन में। और सलाइवरी ग्लैंड्स ने किस में हेल्प किया? केमिकल डाइजेशन। इस तरह से हमारे माउथ के दो पार्ट हो गए हैं। सलाइवरी ग्लैंड हो गया है, हमने टीथ का रोल पढ़ लिया। क्या बचा बच्चों? हमारी टंग, ठीक है। टंग किस में हेल्प करती है? टेस्ट में, क्योंकि टंग के पास बच्चों टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो किस में हेल्प करती है? जो भी हमें टेस्ट आता है खाने में वो उसमें हेल्प करती है। इसके साथ ही बच्चों जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है ना, और जो हमारे टीथ ने हमारे खाने को तोड़ा है, इसकी मिक्सिंग में हेल्प करती है ना। आपने कभी फील भी किया होगा, ठीक है। तो टंग किस में हेल्प करती है? मिक्स करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही स्वेलोइंग यानी कि खाने को घुटने में भी कौन हेल्प करता है? हमारी टंग, ठीक है। इसके बाद ये हमारा माउथ का हो गया। अब एक बार वो ले लेते हैं, माउथ में सिर्फ किसका डाइजेशन हुआ है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का। अगर क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस। किसका? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अगर मैं आपको इसका एक रिलेट करवाने की कोशिश करूं आपको, तो कभी आपने ऐसी खाली रोटी खाई होगी ना, तो जब हम खाली सिर्फ रोटी उसके साथ कुछ नहीं, तो जब हम उसको खाते हैं, चबाते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो हमें मीठा मीठा सा लगता है। तो मीठा मीठा बनने का कारण क्या है हमारा? क्योंकि हमारा जो स्टार्च रोटी में प्रेजेंट है किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपल शुगर में। तो ये उसका एक रीजन है, ठीक है। याद रखना है किसके वजह से? सलाइवरी अमाइलेज। ओके। अब टंग ने क्या कर दिया है? मिक्सिंग ऑफ फूड कर दिया है, स्वेलोइंग हो गया है। अब घुट लिया है, लेकिन कहाँ जाएगा? दूसरा हमने क्या पढ़ा था? हमारा ईसोफेगस में। अब हमारा ईसोफेगस आ गया, यानी कि हमारी फूड पाइप, यहां से हमारी फूड पाइप होती है। अब टंग ने उसमें डाल तो दिया, लेकिन खुद से क्या मूवमेंट हो जाएगा? खुद चला जाएगा, उसको एक पुश की जरूरत है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी फूड पाइप होती है ना बच्चों, ईसोफेगस, उसकी जो मसल्स होती है, उसकी जो मसल्स में क्या होता है? एक तरह का खास मूवमेंट होता है। उसकी मसल किसके कैपेबल होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के, ठीक है। कभी आपने घर में देखा है, जैसे कोलगेट खत्म होने वाला होता है तो हम उसको ऐसे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट और क्या बोलते हैं, रिलैक्स, ऐसे प्रेस करके निचोड़ के हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है? मूवमेंट होता है। जो बचा हुआ हमारा कोलगेट, उसका मूवमेंट बाहर की ओर होता है। तो आप उससे रिलेट कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे जो ईसोफेगस है, उसमें उसकी मसल्स किसकी कैपेबल होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट के। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेल्प करता है खाने को फूड पाइप से धकेलने में और माउथ से हमारे स्टमक तक पहुंचाने में, ठीक है। अब जो भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जैसे जैसे खाने का मूवमेंट चलता रहता है ना, वो सारा मूवमेंट किसके थ्रू होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। अब डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। अब जो हमारा स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि स्लाइटली डाइजेस्टेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो गया है, ठीक है। अब माउथ में तो कम समय तक रहता है, इसीलिए वो स्लाइटली डाइजेस्टेड है। अब वहां से वो कहाँ चला गया? हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आ जाएगा। तो ईसोफेगस का रोल सिर्फ इतना है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू कहाँ? खाने को स्टमक तक पहुंचाना, ठीक है। डायग्राम के थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करो तो बच्चों ये है हमारा फूड, ठीक है। ऐसे ऐसे धकेलता हुआ ये नीचे तक
आ जाता है। तो ईसोफेगस का काम कंप्लीट। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है बच्चों स्टमक। स्टमक क्या है? जे शेप ऑर्गन है, कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक है। अब जो स्टमक की जो वॉल्स होती है ना, मैं आपको स्टमक दिखाती हूँ, ये इसकी वॉल्स है बच्चों। इसकी जो वॉल्स है ना बच्चों, इसके पास होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। कहानी की तरह सुनना है, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उसमें होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगे? गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूसेस में भी बच्चों तीन तरह की चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। नंबर 1 HCl यानी कि एसिड, और दूसरा पेप्सिन, पेप्सिन यानी कि एंजाइम, और तीसरा हमारा म्यूकस। हमारी स्क्रीन पर भी लिखा होगा HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। अब जब आपने एसिड पढ़ ही लिया है तो इसका मतलब हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है। अब वो एसिड के प्रोड्यूस होने का कारण क्या है? ठीक है, जब एसिड प्रोड्यूस होता है कोई ना कोई रोल तो होगा ही ना बच्चों। उसका रोल ये होता है जो हमारा खाने के साथ जैसे कुछ जम्स वगैरह आ जाते हैं उसको मारना, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है हमारे HCl का कि वो हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब एसिडिक मीडियम की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने पढ़ा हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेस है ना उसमें हमारे क्या प्रेजेंट है? एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। अब पेप्सिन तभी काम करता है, यानी कि तभी एक्टिवेट होता है जब उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि जहां वो काम कर रहा है वो एसिडिक मीडियम हो। अब उसको काम करवाने के लिए स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl प्रोड्यूस करते हैं जो उसको एसिडिक मीडियम देते हैं, जिससे क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम का एक्टिवेशन। अब पेप्सिन एंजाइम का रोल क्या है? P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, ठीक है, आपको याद रखना है P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन यानी कि वो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करता है। अब हमने जब हम डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं तो पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन सुना, तो इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? हमारे स्टमक से। कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से शुरू होता है? माउथ से, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है, रिलेट करते हुए चलना है। अब HCl का रोल मैंने आपको समझा दिया, एसिडिक मीडियम देता है किस लिए? पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। इसके बाद बैक्टीरिया वगैरह को भी किल करता है, जो हम कभी कभी अनहाइजीनिक प्लेसेस से ऐसा खाना खा लेते हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह, तो उसमें क्या होता है? जर्म्स वगैरह आ जाते हैं, तो आधे मतलब हमारा स्टमक का HCl ही उन जर्म्स को ज्यादातर मार देता है, ठीक है, तो इसमें हेल्प करता है। पेप्सिन के बारे में हमने पढ़ लिया, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड्स में, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम स्टमक। इसके बाद है म्यूकस। अब स्टमक में आपने सुना कि HCl बन रहा है यानी कि एसिड बन रहा है, तो प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ना हमारे स्टमक की वॉल्स को, कहीं जो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया, जैसे नोट में भी डाला है हमारे, इफ आपको पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं, पर मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। जो म्यूकस होता है, अगर म्यूकस सिक्रीट नहीं हुआ गैस्ट्रिक जूसेस में अच्छे से, तो क्या होता है? जो स्टमक में HCl प्रोड्यूस हो रहा है ये खुद की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होने लग जाते हैं? अल्सर। आपने कभी सुना होगा शायद, अल्सर वगैरह प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन ना आए इसीलिए म्यूकस सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस में, जिससे वो अपने स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट कर सके अपने खुद के एसिड से। तो इस तरह से हमारा स्टमक में डाइजेशन होता है, ठीक है। सिर्फ किसका डाइजेशन शुरू हुआ है? किसका क्या बोलते हैं? डाइजेशन शुरू है प्रोटीन का, ठीक है। 3 पार्ट याद रखने, HCl, पेप्सिन और म्यूकस को किसके पास कौन सी किस में होते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस में। इसके बाद खाना कहाँ जाएगा बच्चों? स्टमक के बाद डायग्राम में हमने पढ़ा था हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आप चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं आपको एकदम खास बात स्टार्टिंग में ही बता दूं, हमारा जो डाइजेशन का कंप्लीशन होता है ना, कंप्लीट डाइजेशन हो हमारा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी हमारा कहाँ कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पहले मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लेबल कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। बड़ा सा आपको दिख रहा है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन, दैट इज लीवर, ठीक है, सुना है ना, ऐसा दिखता है लीवर, ओके। इसके बाद ये जो ऐसी बनी है हमारे स्टमक के पैरेलल, दैट इज पैनक्रियास। सुना तो बच्चों आपने सब होगा, ऑफ कोर्स पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब ये आपको थैले जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? लीवर में ही है ये, क्या है ये? हमारा
गॉल ब्लैडर, आई होप आपने सुना होगा बच्चों, दैट इज गॉल ब्लैडर। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी शायद गलत हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, दैट इज गॉल ब्लैडर। अब मैं आपको इसके फंक्शन समझाती हूँ। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, दिख रहा है आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, ये जो दो ग्लैंड्स है ना, हमने एसेसरी ग्लैंड्स में पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज और लीवर, ये दोनों ग्लैंड सिक्रीट करते हैं कुछ सिक्रीशन जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। इनके सिक्रीशन बच्चों कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आ रहा है, लीवर का सिक्रीशन और हमारे पैनक्रियाज का सिक्रीशन और उसका खुद का भी सिक्रीशन। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर का भी आ रहा है यहाँ से, पैनक्रियाज का भी आ रहा है, अपना भी वो खुद प्रोड्यूस करेगा ना कुछ, तो तीन चीजों के सिक्रीशन आ गए। अब मैं आपको लीवर की एक खास बात बताती हूँ। लीवर बच्चों क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है, उसका नाम क्या होता है, बाइल। लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस। सिक्रीट उसको लीवर की सेल करते हैं, लेकिन स्टोर कौन करता है बच्चों, हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, आगे लिखा है हमारा गॉल ब्लैडर क्या करता है, हमारे बाइल जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है, बाइल जूस कैसा होता है, ग्रीनिश येलोइश लिक्विड होता है। ठीक है, उसमें कुछ बाइल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए। पैनक्रियाज बच्चों क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रिएटिक जूसेस। ठीक है, वो भी किस में हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब इंटेस्टाइन की सेल्स जो होती हैं क्या सिक्रीट करती हैं, इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, इस तरह से आपने कहानी की तरह सब कुछ अपने दिमाग में फिट करना है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको फंक्शन समझा देती हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स के सिक्रीशन आ रहे हैं, दैट इज लीवर और पैनक्रियाज। अब फंक्शन पढ़ते हैं। लीवर क्या सिक्रीट करता है बच्चों, बाइल जूस। ठीक है, सिक्रीट लीवर करता है, स्टोर गॉल ब्लैडर। हमने पढ़ा ना, मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। गॉल ब्लैडर क्या उसको स्टोर करता है। ठीक है, अब जब भी उसको रिलीज करना होगा तो वो गॉल ब्लैडर के थ्रू देखो इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहा है ना। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो बाइल अब किस में हेल्प करता है, जो बाइल होता है ना बच्चों, वो एल्कलीन इन नेचर होता है। ठीक है, अब उसका एल्कलीन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो स्टमक से फूड आया है ना, अनडाइजेस्टेड फूड, वो मतलब अनडाइजेस्ट मतलब अभी थोड़ा ही डाइजेस्ट हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन उसका नहीं हुआ है। जो स्टमक से हमारा फूड आया है वो कहाँ जाएगा, वो क्या बोलते हैं, अब उसको जाना है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब वो तो एसिडिक है क्योंकि वो एसिडिक मीडियम से आया है। लेकिन पैनक्रियाज में क्या होता है बच्चों, जो पैनक्रिएटिक जूसेस होते हैं ना, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो तभी वर्क कर सकते हैं जब वो जो फूड होगा ना वो कैसा हो, कैसे मीडियम में वर्क करते हैं, वो हमारे एल्कलीन मीडियम में। इसीलिए बाइल जूस को क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम एल्कलीन बनाना होता है। ठीक है, बाइल जूस इसीलिए एल्कलीन नेचर का होता है। इसके साथ ही हमने पढ़ा बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट। ठीक है, अब बाइल सॉल्ट का काम क्या है, जो हम फैट्स खाते हैं ना बच्चों, अब फैट्स की बात आ गई, जो हम फैट्स खाते हैं उसका वो इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन यानी कि फैट्स को तोड़ना। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे सॉल्यूबल कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में ले आता है वो, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन इजी हो। तो इसके साथ ही हमने लीवर का जो बाइल जूस है उसके हमने दो फंक्शन पढ़ लिए, हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और मेक्स फूड एल्कलाइन। मेक्स फूड एल्कलाइन सो दैट, आप इसको नोट्स में ऐड कर सकते हैं, so that pancreatic enzymes can act on them। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा लीवर का रोल यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब बारी आती है पैनक्रियाज की। ठीक है, लीवर में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमने गॉल ब्लैडर पढ़ा है, अगर आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपने अपने आसपास सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि पित्त की थैली रिमूव कर ली। ठीक है, दैट पित्त की थैली इज गॉल ब्लैडर। ठीक है, अगर उसका रिमूवल हो जाए तो क्या होगा बच्चों, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर उसका रिमूवल हो जाए, अगर आप गॉल ब्लैडर को ही हटा दे रहे हो तो यानी कि हमारा जो बाइल जूस है वो क्या है, स्टोर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब फैट के डाइजेशन में बाइल की कमी हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब फैट का डाइजेशन रुक जाएगा। ठीक है, अच्छे से
नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये, किसके डाइजेशन में दिक्कत आने लग जाती है, फैट के डाइजेशन में, आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी। इसके बाद हम चलते हैं पैनक्रियाज की ओर। पैनक्रियाज क्या, पैनक्रियाज की सेल सिक्रीट करती है बच्चों पैनक्रिएटिक जूसेस। अब पैनक्रिएटिक जूसेस में भी ये 3 चीजें प्रेजेंट होती है। पैनक्रिएटिक अमाइलेज, अमाइलेज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सलाइवरी अमाइलेज। फंक्शन दोनों का सेम है, नाम अलग है क्योंकि उसको सलाइवरी ग्लैंड्स उसको सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करी थी, ये पैनक्रियाज के थ्रू आ रहा है, इसीलिए पैनक्रिएटिक अमाइलेज इसका नाम है। क्या कर रहा है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और स्टार्च लिखा है, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपने समझ जाना है। इसके बाद एंजाइम ट्रिप्सिन पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन किस में हेल्प करेगा बच्चों, प्रोटीन के फर्दर डाइजेशन में, क्योंकि थोड़ा डाइजेशन तो हमारे स्टमक में हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारा है लाइपेज। लाइपेज किसमें, जो हमारा फैट इमल्सिफाइड हो गए हैं उनको और तोड़ने में और सॉल्यूबल बनाने में, ठीक है। इससे आपने याद रखना है पैनक्रिएटिक जूसेस में क्या क्या होते हैं, पैनक्रिएटिक अमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, फिर एंजाइम ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। इसके बाद तीसरा क्या है हमारा, लाइपेज। लाइपेज किसके लिए, ब्रेक्स इमल्सिफाइड फैट, मतलब जो हमारे फैट्स हैं इमल्सिफाइड होकर आए, मतलब टूट कर आए, उनको और तोड़ने के लिए, ताकि वो सोल्यूबल बन जाए, ठीक है। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज के हमने रोल पढ़ लिया है, ठीक है, जो उसके सिक्रीशन है वो आ चुके हैं। हम एक स्लाइड आगे हो गए। इसके बाद इंटेस्टाइन का अपना, ठीक है, अपना क्या, अपने सेल्स क्या रिलीज करते हैं इंटेस्टाइन के, इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। अब जो इंटेस्टिनल जूस आ रहा है वो एकदम कंप्लीट डाइजेशन कर देगा, मतलब डाइजेशन कंप्लीट कर देगा। फूड जो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल चल रहा था वो अब एकदम सिंपल फॉर्म में आने वाला है, ठीक है। इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहे हैं, इंटेस्टिनल जूस। अब यहाँ पे लिखा है हेल्प्स इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कौन, इंटेस्टाइन। तो हम स्टार मार्क करके क्या लिख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल intestine is the is the main site वेट, पता नहीं बच्चों क्या हो रहा है, वेट, हाँ, मेन साइट किसके लिए है बच्चों, वो फॉर द, आज मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छा लिखने की, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यस, ठीक है। पिछले लेक्चर से तो बेटर लग रहा होगा ना। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी मेन साइट है किसकी, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड की, ठीक है। अब ये हमारे जो हम कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है, ये एकदम किस में आ गए हैं बच्चों, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, प्रोटीन की अमीनो एसिड्स, और जो हमारे फैट्स हैं उसकी क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये एकदम अपने किस में आ गए हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। इसीलिए तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन मेन साइट है कंप्लीट डाइजेशन की, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। तो इसके साथ हमारा डाइजेशन एकदम कंप्लीट हो गया। इससे हम एक और चीज समझ सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो हमारा डाइजेशन हो रहा है कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे लार्ज, जो हमारे इनसॉल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं वो डाइजेशन की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों, स्मॉल वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड्स में, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब डाइजेशन कंप्लीट हो गया है तो क्या आगे क्या है हमारा नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, अब जो डाइजेस्ट हो चुकी है चीज उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही थोड़ी रखना है ना। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे डायग्राम, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ टाइनी
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे फिंगर है ना, ये हमारी फिंगर है, इसकी तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो किस में हेल्प करती हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा सरफेस एरिया दे देती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि विलाई हम उसको कहते हैं, ठीक है। विलाई बोलना मेरा रह गया, लेकिन जो हमारी मिलियन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विलाई, वो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। हेल्प करती है कैसे, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करके, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिखा है वैसे तो, जो मैंने पीछे नोट डाला था, इसके पास विलाई है, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। विलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है। मान लो जैसे हमने ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेड पेन से हो रहा है बच्चों, लेट मी इरेज इट, वेट, हैव पेशेंस। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या है, हमारी विलाई, ये क्या है, विलाई। ऐसे ऐसे स्मॉल टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। अब विलाई के अंदर ना क्या होता है बच्चों, ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई यानी कि ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी। अरे मिट गया, चलो इसमें दिखा देती हूँ। ब्लड सप्लाई, ठीक है, रेड कलर से बनाया ताकि याद रहे आपको। इसमें ना ब्लड सप्लाई होती है। अब जो हमारा फूड है, जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे, अब बच्चों विलाई ने इसको क्या दे दिया है, लार्ज सरफेस एरिया दिया है, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा तो फूड जो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हुआ है वो कहाँ आ जाएगा, हमारी ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज हो जाएगा। अब ब्लड में एक बार आ गया है तो क्या उसका क्या होगा, पूरा ट्रैवल करेगा, हमारे ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को हमारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे। तो विलाई का बच्चों मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो इस तरह से हमारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है, मेन किसकी हेल्प से, विलाई। ये हमारे विलाई के स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। मेन फंक्शन प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब हमारा फोर्थ स्टेप आ गया बच्चों, दैट इज असाइमिलेशन। अब ब्लड के थ्रू पहुंच तो गया है, लेकिन काम क्या है उन न्यूट्रिएंट्स का, एनर्जी बनाना, जो हम पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब ब्लड ने कैरी किया है पूरे पार्ट में, इसके बाद क्या है, सेल उसको यूटिलाइज करेगा किसके लिए, एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी। मेन हमारा मेन मोटो क्या है, यही तो है, मेन तो हमें एनर्जी ग्रोथ के लिए ही चाहिए ना, खाना हम खा इसीलिए रहे। तो हमारा असाइमिलेशन हो गया। इसके बाद लास्ट स्टेप दैट इज इजेशन। इजेशन मैंने आपको अच्छे से समझाया था, इजेशन और एक्सक्रीशन का। इजेशन में क्या होता है बच्चों, अनडाइजेस्टेड फूड है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चीज एब्जॉर्ब होनी थी वो एब्जॉर्ब हो जाती है, पर सारी चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो क्या होता है बच्चों, जो अनएब्जॉर्ब जो हमारा फूड है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है, वो क्या करते हैं, मैं आपको फ्लो चार्ट में लेकर आई हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, पता नहीं दिख रहा, ऐसे दिख रहा होगा। अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है ना बच्चों, वो चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, पूरी कोशिश करती है, हमारा बॉडी कुछ भी चीज जल्दी से वेस्ट नहीं होने देती, तो पूरा जितना वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है सब कुछ एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, क्योंकि बाकी चीज तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसीलिए तो लार्ज इंटेस्टाइन में है, जितना वाटर हो सकता है एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए तो वो सॉलिड जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट होता है वो सॉलिड इसीलिए तो होता है बच्चों, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम वाटर क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ, जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसका सारा तो वाटर एब्जॉर्ब हो गया है, तो वो सॉलिड हो जाता है, तो हम सॉलिड फॉर्म को क्या बोलते हैं, फीकस या फिर स्टूल। अब इसके बाद क्या होगा, मैं आपको एक बार उसमें दिखा देती हूँ। इसके बाद जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, एक मिनट हाँ बच्चों, आ गया हमारा डायग्राम, ये देखियो,
अब वो क्या यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है ना, हमारे यहाँ पे रेक्टम होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। रेक्टम में वो हमारा फीकस या फिर जो स्टूल है वो टेम्पररी क्या होता है, स्टोर रहता है, ठीक है, मतलब कुछ ही समय के लिए वो हम वहाँ पे उसको स्टोर कर सकते हैं। अब जब वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा बच्चों, तो जब हमें मतलब अर्ज होगी वॉशरूम या फिर टॉयलेट जाने की, तो वहाँ पे क्या होगा, इजेशन हो जाएगा। इजेशन यानी कि उस अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल हो जाएगा, किसके थ्रू बच्चों, एनस के थ्रू, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। अब इजेशन जो हमारा एनस होता है ना बच्चों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ये एनल स्फिंक्टर के बारे में, ये एनल स्फिंक्टर के थ्रू होता है। एनल स्फिंक्टर जैसे हमारा ये एनस है तो उसमें ऐसे स्फिंक्टर लगे होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें वॉशरूम जाना है, हमें स्टूल क्या पास आउट कर रहे हैं तो वो ऐसे खुल जाते हैं, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमारा एनल स्फिंक्टर के हेल्प से क्या हो जाता है बच्चों, अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या कंप्लीट हो गया, ये पूरा फ्लो चार्ट किस चीज का हो गया बच्चों, आपके लिए इजेशन के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, इजेशन हो गया, फीकल मैटर का बॉडी से पास आउट होना। इस तरह से हमारा पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही एक पॉइंट रह रहा है बच्चों कि मैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हम उसको स्मॉल क्यों कहते हैं, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज क्यों होती है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना बच्चों, लेंथ में तो वो लगभग क्या बोलते हैं, लेंथ में तो बच्चों एक अडल्ट उसमें वो लगभग 6.5 मीटर समथिंग होती है, ठीक है, 6 to 7 मीटर्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल कह रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों ये क्या होता है ना, जो ये होती है नैरो, नैरो समझ रहे हो, साइज में नैरो, ठीक है। हमारी मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं आपको हाथों से समझाने की कोशिश करती हूँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब जो इसका ये वाला पोर्शन है ना, जैसे पाइप होता है ना बच्चों, तो ये क्या ये नैरो होता है, पतला होता है साइज में, इसीलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। साइज के वजह से नहीं कहते हैं, होती तो ये बहुत लंबी है, इतनी लंबी होती है कि बॉडी में फिट करने के लिए ये कॉइल्ड होता है ना, कॉइल करके ऐसे फिट करी रहती है, मतलब फिट हुई रहती है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन इसका एग्जैक्ट अपोजिट, वो क्या होता है, साइज में कैसा होता है बच्चों, वो वाइड होता है। जैसे ये नैरो होती है ना, वो क्या होती है, वो वाइड होती है। मैंने क्या लिख दिया, वेट, हाँ वेट, तो आप समझ गए होंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो नैरो यानी कि पतली होती है, इसीलिए उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। पतली होती है साइज में, लेंथ में वो बहुत लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है बच्चों, वाइड होती है, इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। वाइड किसमें, साइज में, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस वो था, नाम के उससे डिफरेंस था। इसके बाद एक नोट है एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कार्निवोर्स हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। बच्चों आपने अगर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जो हर्बीवोर्स होते हैं यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल काओ, गोट वगैरह, ठीक है, ये लोग घास खाते हैं। तो घास में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब सेल्यूलोज होता है ना, थोड़ा सा हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब वो हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, इसी वजह से हमारे जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है। हार्ड टू डाइजेस्ट है तो टाइम ज्यादा लगेगा डाइजेस्ट होने में, अब टाइम ज्यादा लगेगा तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी उसकी लंबी चाहिए होगी। तो इसी वजह से हर्बीवोर्स की जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है। वहीं हम कार्निवोर्स की बात करें, मीट ईटिंग एनिमल्स, जो मीट होता है ना बच्चों वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, इसीलिए कार्निवोर्स की जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, कार्निवोर्स की वो कैसी होती है, स्मॉल होती है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता है डाइजेशन में। तो जो साइज होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो किस में डिपेंड करता है कि वो जो जानवर है यानी कि जो एनिमल यानी ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह का खाना खा रहा है, ठीक है, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फूड, किस तरह का वो खाना खा रहे हैं, ठीक है। जैसे
वो उसका तो सेल्यूलोज हार्ड टू डाइजेस्ट है हर्बीवोर का, इसलिए उसको लंबी चाहिए, हमको मीडियम, ठीक है। और सबसे छोटी किसकी, कार्निवोर्स की। इस तरह से आप नोट को अपने दिमाग में रखेंगे। हार्बीवोर्स की सबसे लंबी, फिर हम आ जाएंगे दैट इज ओमनीवोर्स, एंड उसके बाद हमारा लास्ट कौन हो जाएगा, कार्निवोर्स, ठीक है। बिकॉज मीट इज इजी टू डाइजेस्ट एंड सेल्यूलोज इज हार्ड टू डाइजेस्ट, इसलिए वो ज्यादा टाइम चाहिए, तो वो लंबी इंटेस्टाइन होती है। लास्ट टॉपिक में आ गए हम, एकदम लास्ट टू लास्ट। आपने एक छोटा सा नोट पढ़ा होगा बच्चों डेंटल कैरीज के ऊपर, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे बॉक्स नहीं होते, बॉक्स के अंदर बना होगा, तो हम डेंटल कैरीज सुना होगा आपने, कीड़ा लग जाना, ठीक है। डेंटल कैरीज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक हमारे टूथ का स्ट्रक्चर। ये हमारा दांत है, ठीक है। सबसे बाहर की जो दांतों की लेयर होती है ना बच्चों, ये खुद हो रहा है, एक मिनट, हाँ। सबसे बाहर की होती है लेयर, वो होती है इनेमल। इनेमल आप देखोगे वन ऑफ द हार्ड मटेरियल होता है बॉडी का, ठीक है। ये बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है, ओके, इसको दिमाग में रखना। इसके बाद होता है बच्चों डेंटाइन। डेंटाइन लगभग सिमिलर टू बोन्स, ठीक है, वो थोड़ा इनेमल के अंदर का होता है। फिर लास्ट में हमारा है दैट इज पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के पास ना बच्चों ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं। अब खुद ही वन हो गया, वेट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थर्ड, ठीक है, वन नहीं हो तुम, हो थर्ड, ओके, यस। पल्प में क्या होता है बच्चों, ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा कि हमें ये पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब डेंटल कैरीज में क्या होता है, डेंटल कैरीज क्या बोलते हैं आप, कीड़ा लग जाना। जो हम खाना खाते हैं ना बच्चों, खाने में क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारा, कभी कभी शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उन शुगर की हेल्प से कुछ एसिड बनाते हैं, ठीक है। एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब वो एसिड क्या करता है, सबसे पहले इनेमल को गलाता है, ठीक है, उसके बाद वो डेंटाइन को गलाता है। अब फिर भी आपकी क्या होता है, होल जैसा बनने लग जाता है, ये दिख रहा है आपको काला काला सा, दैट इज कैविटी। अब क्या होने लग गया, होल बनने लग गया, धीरे धीरे वो अंदर 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 जाने लग गया। अगर आप फिर भी आप अपने टूथ दिखे को मतलब क्या बोलते हैं, फिल नहीं करवाते हो, या फिर उसका अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हो, तो पल्प तक पहुंच जाता है वो छेद। अब जब पल्प तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा, उसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, उससे क्या इरिटेशन होता है, क्योंकि एसिड वहां तक पहुंच जाता है, तो एसिड क्या करता है, इरिटेशन करता है। फिर भी अगर अनट्रीटेड रह गया, इनकेस बैक्टीरिया अंदर तक पहुंच गया, तो बच्चों क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाती है। तो यही चीज हमें हमारी डेंटल कैरी में पढ़नी थी। एक इसमें बताया गया है डेंटल प्लेग के बारे में। डेंटल प्लेग क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं ना बच्चों, खाने के साथ और बैक्टीरियल सेल्स के साथ मिलकर एक येलोइश लेयर बन जाती है। अगर आप अपने दांत अच्छे से ब्रश नहीं करते, अच्छी केयर डेंटल केयर नहीं करते, तो इस वजह से प्लेग बन जाता है। अब प्लेग क्या करता है, इनेमल को कवर कर लेता है, ठीक है। अब जो एसिड बन रहा है ना, उसको कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है, कोई बेस। अब बेस कहां से है, जो सलाइवा है ना, वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, हमारा जो सलाइवा होता है। लेकिन डेंटल लेयर वो हमारा प्लेग बन जाता है, येलो येलो कलर का, वो पूरी इनेमल को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है ऐसे, ठीक है। इससे जो हमारा एसिड है, ठीक है, एसिड नहीं, इससे हमारा जो सलाइवा है वो इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, ठीक है, टूथ डिके होने से नहीं रोक सकता। इस वजह से भी हमारे दांत खराब हो जाते हैं। आप जो बोलते हो ना दांतों का सड़ना, वो भी इसी में आया। तो ये येलो येलो पार्ट को मैं लिख देती हूं डेंटल, फिर से हैंडराइटिंग खराब हो रही है खुद, डेंटल डेंटल प्लेग, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दांतों में कीड़े कैसे रखते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर भी एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे देती हूँ। कौन से पेन से लिखें, इससे लिखते हैं, ठीक है। समझना है आपको ये टॉपिक बस, ठीक है। जो हमारा फूड पार्टिकल होता है बच्चों, जो हम खाना खाते हैं, उसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल, ठीक है, क्या होता है, स्पेशली किसकी, शुगर, शुगर प्रेजेंट। अब आपको ये वाला प्रेजेंट नहीं आएगा समझ, लेट मी इरेज इट। शुगर पार्टिकल प्रेजेंट इन माउथ,
Now I'm trying to write clearly. Oh, sugar present in है ये, ठीक है, ठीक है. अब फूड पार्टिकल हो गया. इसके बाद क्या होगा बच्चों? एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया अपना काम करेंगे शुगर पर. तो क्या होगा? प्रोड्यूस एसिड. दैट एसिड विल डिस्ट्रॉय, या फिर आप क्या लिख सकते हो सही वर्ड? डीमिनरलाइज. किसको डीमिनरलाइज करेंगे बच्चों? हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर, दैट इज एनिमल को. अब इनेमल का डीमिनरलाइजेशन हो गया है, छेद हो गया है, विच लीड्स टू कैविटी फॉर्मेशन. ठीक है, कैविटी फॉर्मेशन ही क्या है आपका? टूथ डीके. इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है. ठीक है, आप कैविटी समझ गए ना? कैविटी यानी कि होल, छेद समझ रहे हो ना? क्यों हो रहा है? एसिड के होने से. इस तरह से आई होप आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा. आज हमने क्या पढ़ लिया? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, इसके मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी लेकर आई हूं. तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, आप बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज. क्या बोलते हैं? पढ़ाया था, टेबल में भी है. अगर आपको अच्छे से याद है तो आप एकदम देखते ही अपना आंसर देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फैगोसाइटोसिस. ठीक है, टेबल में लिखा है, याद रखना. ओके, फैगोसाइटोसिस इज सेल फीडिंग एनगल्फिंग ऑफ फूड. एनगल्फ यानी घुट लेना. ठीक है, इसके बाद क्या ये PYQ है बच्चों? डिफरेंशिएट बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम. इसीलिए मैंने आपको बॉक्स के फॉर्म में कराया. लास्ट तक देख रहे होंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों उसको टेबल में बनाया. ठीक है, इस सबसे पहले आपको बताना है किसके बेसिस पे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों का क्या है? होलोजोइक. लेकिन अमीबा में कैसा होता है? सूडोपोडिया के थ्रू. और पैरामीशियम में किसके थ्रू होता है बच्चों? किसके थ्रू? सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, याद रखना है सब. लोकोमोशन, मूवमेंट में भी कौन हेल्प करता है? सूडोपोडिया एंड सीलिया. आप अगर टेबल को अच्छे से पढ़ोगे ना तो इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे. ठीक है, अच्छे से पढ़ना है और आंसर लिखना है. समझा मैंने दिया है, लिखना खुद है. इसके बाद क्वेश्चन है वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल. और मैंने अच्छे से बताया था, प्रोटीन आ गया है इसका मतलब उसका डाइजेशन शुरू हो गया है. लेकिन किस में? याद करो बच्चों, याद नहीं आ रहा है तो बता दूं मैं. स्टमक. अच्छे से पढ़ा होगा तो याद जरूर आएगा. स्टमक में शुरू हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट का कहाँ शुरू होता है? माउथ में. ठीक है, याद रखनी है सारी चीजें. इसके बाद है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड डाइजेस्टेड बाय सलाइवा एज वेल एज पैनक्रिएटिक जूस. बताया भी था मैंने, नाम सेम था, बस एक के आगे क्या लग गया था? सलाइवरी. दूसरे के आगे क्या लगा? पैनक्रिएटिक. नाम सेम, फंक्शन भी सेम. तो बताओ किसका काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, इससे पहले ही मैंने एक लाइन पहले ही बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का माउथ में शुरू हो जाता है. तो आराम से लगने चाहिए आपसे क्वेश्चन. अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं फ्लो चार्ट में. मतलब फ्लो चार्ट में क्या मतलब? ऐसे समझाने में. अब आपको बताना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो मैं पहली स्लाइड में अच्छे से ऐसे बता रही थी आपको. ठीक है, और मैंने याद करने का भी बताया था कि एब्जॉर्प्शन और असाइमिलेशन को आप कैसे याद कर सकते हो सो दैट आपको सीक्वेंस याद रहे, इसीलिए बताया था. तो सबसे पहले खाने को खाना, खाना खाना थ्रू माउथ इज इंजेशन. खाना खा लिया, अब उसको तोड़ना है क्योंकि वो तो कॉम्प्लेक्स फूड है. तोड़ना इज डाइजेशन. अब टूट गया है, अब क्या करना है बच्चों? अब एब्जॉर्प्शन. अब ढूंढो उस ऑप्शन को. क्या आया पहले? पहले क्या आएगा? याद करने का बताया था, बी आता है. ठीक है, उसके बाद क्या आता है? एस. अगर आप अल्फाबेटिकली सोच रहे हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो ऑफ कोर्स आप करीब आ रहे होंगे. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन एंड लास्ट इजेशन. इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट. इसके बाद आपने बताना है एलिमेंट्री कैनाल का. ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? ये तो आपको आना चाहिए.
सबसे पहले क्या होता है बच्चों? माउथ। माउथ के बाद फूड पाइप होती है ना, दैट इज ईसोफेगस। माउथ, ईसोफेगस आपने ढूंढ लिया, आपने स्टमक भी ढूंढ लिया। स्टमक के बाद क्या आता है? स्टमक था ना, उसके ये था ना हमारा स्टमक, ऐसा जे शेप्ड ऑर्गन के बाद ऐसा नहीं था बच्चों, ऐसा कुछ बना हुआ था, बड़ा सा डायग्राम भी दिखाया था, क्या बताया था, जिसमें बाकी दो ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज की भी सिक्रीशन आ रही, क्या बताया था? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आपने डिकोड कर लिया है तो इसी के साथ आप आंसर भी बता सकते हैं। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका एक क्या है? केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। आपने लास्ट तक देखा है, अगर अच्छे से लेक्चर पढ़ा भी है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। कोशिश करना, अगर 10th क्लास के स्टूडेंट सच में देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, पर समझा तो मैं देती हूँ, है ना। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बोला है, लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं, नेम द सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर दैट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। कौन करता है बच्चों? क्या बताया था लीवर का? बताओ। बाइल। याद आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो दोबारा से पढ़ लो, ठीक है। अब बताओ, विच एंजाइम सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को कौन तोड़ता है? पेट में तो क्या पढ़ा था? P फॉर पैप्सिन, P फॉर प्रोटीन, किसका था? पेट का। स्टमक नहीं पूछा है, पूछा क्या है बच्चों? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज में क्या था? ट्रिप्सिन। याद आ रहा होगा, पैप्सिन ट्रिप्सिन, पैप्सिन ट्रिप्सिन किसके लिए? प्रोटीन के लिए। पैप्सिन ट्रिप्सिन किसके लिए? प्रोटीन के लिए। ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसमें से आपको एक करना है। आने तो आपको वैसे दोनों चाहिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि पढ़ाए तो दोनों ही है। क्या है? एक्सप्लेन हाउ द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्या बताया था? याद आ रहा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इसमें आपको विलाई के बारे में लिखना है। इसके बाद ये टॉपिक अभी लास्ट में अच्छे से समझाया था बच्चों, ध्यान से सुना होगा तो ऑफ कोर्स आप आंसर दे पा रहे होंगे। हर्बीवोर्स की लंबी क्यों होती है और कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन छोटी क्यों होती है? इसके आपको साइंटिफिक रीजन के डिफरेंस बताने हैं, जो मैंने आपको बताए थे ना। सेल्यूलोज वाला, सेल्यूलोज हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, कार्निवोर्स मीट ईटिंग होते हैं, इसीलिए उनको क्या स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, क्या? मीट, ठीक है। इस तरह से आपने इनके आंसर्स करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ही बच्चों आज की हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, जो भी आपके डाउट हो। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।